Hello everyone, I welcome you all again and I am back with another video of international law. In this video we are going to talk about the sources of international law. इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरनेशनल लॉ क्या होती है, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वीडियो इंट्रोडक्शन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। सोर्सेस क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो जूरिस्ट हैं वो ओपनहाइम है। ओपनहाइम ने अपने कुछ व्यूज दिए इसके रिगार्डिंग। ओपनहाइम ने सोर्स को बेसिकली डिफाइन किया। उनका एक कहना ये था कि ओपनहाइम डिफाइंस द टर्म सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ द नेम फॉर अ हिस्टोरिकल फैक्ट आउट ऑफ विच रूल come into existence. Okay, the term source refers to method or procedure by which international law is created. The sources may be formal, that is legal procedure, and method for the creation of a general rule, or material, that is actual material providing evidence of the existence of rule. तो इसमें कहना क्या चाह रहा है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ओपनहाइम जो थे उन्होंने डिफाइन किया कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होती है। उनका कहना ये था कि ओपनहाइम का कहना ये था कि जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो डिपेंड करता है कॉमन कंसेंट पे। अगर आपको याद हो पहले वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ज्यादा जो प्रेशर देते हैं अपनी बातों में, वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो अपने कॉमन कंसेंट के थ्रू ही आती हैं जो ट्रीटीज में एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे फिर से रीअटरेट किया है बेसिकली। फिर आगे लॉरेंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लॉ दैट इज कंसेंट ऑफ नेशन। वही चीज जो मैंने आपको बताई। और ये कंसेंट कैसी हो सकती है, या तो ये एक्सप्रेस होगी या फिर इम्प्लाइड होगी। तो वही चीज या तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड बेसिकली कंसेंट ऑफ द नेशन होता है। ऐसे नेशन जो कम टुगेदर विद देयर ओन कंसेंट टू इंटर इन द ट्रीटी कन्वेंशन और फिर आपका कोई भी एग्रीमेंट हो। तो वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। अब स्टैट्यूट जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका आर्टिकल 38 है जो बेसिकली आपको बताता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। इसमें सबसे पहला आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन, फिर दूसरा आता है इंटरनेशनल कस्टम, फिर तीसरा आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है सिविलाइज्ड नेशन के थ्रू, और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59 जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग of most highly qualified publicists of various nations as subsidiary mean of determining the rule of law. तो ये सारे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि कन्वेंशन हो गया, कस्टम हो गया, जनरल प्रिंसिपल हो गया। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली चीज, ये आर्टिकल 38 में ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का है, उसमें ये सारी बातें की गई हैं। ये जो प्रोविजन है, they shall not prejudice the power of the court to decide a case ex equo et bono. This is very important मैगजीन, जिसका मतलब क्या होता है कि कंसिडरेशन ऑफ फेयर डीलिंग एंड गुड फेथ। अगर पार्टी अग्री हो जाती हैं तो वो हिसाब से इस एग्रीमेंट में ट्रीटी में एंटर करती हैं विद देयर ओन कंसेंट। और वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, वो फेयर होगा और गुड फेथ के थ्रू होगा, और वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन की। अब कन्वेंशन क्या होता है इस पे पहले हम बात करेंगे। तो कन्वेंशन क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है जो कि आर्टिकल 38 का जो सब क्लॉज 1 था उसमें मेंशन किया हुआ था। तो कन्वेंशन क्या होता है बेसिकली, ये आपका ये जनरल और पर्टिकुलर भी होता है और स्टेब्लिश करता है एक्सप्रेसली, जो कि रिकॉग्नाइज करती है कंटेस्टिंग स्टेट एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कन्वेंशन बेसिकली क्या हो गया कि एक तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, ये एक तरह का ट्रीटी हो सकता है जिसको जो स्टेट हैं वो कम टुगेदर होती हैं और वो इसमें एंटर करती हैं। अब जो ये ट्रीटी है, ट्रीटी या कन्वेंशन, ट्रीटी में भी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। वो कौन कौन सी होती है, एक लॉ मेकिंग ट्रीटी होती है और दूसरी ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी होती है। लॉ मेकिंग ट्रीटी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ द पार्टीज वो पार्टिसिपेट करती हैं और एक जनरल या यूनिवर्सल नॉर्म्स बनाती हैं।
यहाँ पे जो लॉ मेकिंग ट्रीटी होती है, इसमें 2 से अधिक हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 से कितने भी हो सकते हैं। और दीज में बी ऑफ 2 काइंड्स, जैसे कि आपका ये यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, लेइंग डाउन द जनरल रूल एग्जाम, और एक है जेनेवा कन्वेंशन जो कि लॉ ऑफ द सी, और एक है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लॉ मेकिंग ट्रीटीज बेसिकली। फिर दूसरा आता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ ट्रीटी बिटवीन 2 और ओनली फ्यू स्टेट डीलिंग विद द स्पेशल मैटर कंसर्निंग दीज स्टेट एक्सक्लूसिवली। जो ट्रीटीज में कुछ ही स्टेट होती हैं, जैसे कि 2, और वही वही उन्हीं तक ये जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, वो लिमिटेड होता है। वही लॉ मेकिंग ट्रीटी जो है लार्ज नंबर पे होता है, उसमें 2 से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल चार्टर हो गया, या फिर जिनेवा कन्वेंशन हो गया लॉ ऑफ द सी, या वियना कन्वेंशन हो गया 1969 का। तो दीज आर बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब आते हैं ओपनहाइम के व्यू को देखते हैं। ओपनहाइम ने क्या कहा कि इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती हैं वो एग्रीमेंट होती हैं ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टर बिटवीन स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्रिएटिंग लीगल राइट एंड ड्यूटीज। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है। तो ये है अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज आर एग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टर विद स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये इनका स्टेटमेंट हो गया। फिर वहीं कन्वेंशन को या ट्रीटी को दूसरी तरफ से डिफाइन किया गया है आर्टिकल 2 ऑफ द वीना कन्वेंशन 1969। इसमें जो है ट्रीटी इज एन, इसमें भी वही एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक जो स्टेट है वो स्टैब्लिश करती हैं अपना रिलेशनशिप और गवर्न करती हैं अपने आप को इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। और दिस डज नॉट मीन दैट अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंक्लूड ट्रीटीज। ये आर्टिकल 3 में ये चीजें मेंशन की गई हैं। तो एक अगर मैं बहुत समराइज वे में बताऊं तो वही चीज कहने का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं, वो अपने कंसेंट के थ्रू किसी एग्रीमेंट में या ट्रीटी में पार्टिसिपेट करने के लिए दे आर रेडी टू डू इट, और कोई ऊपर से इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही करनी है। वो कॉमन कंसेंट के थ्रू आती हैं और इस तरह के ट्रीटीज में या फिर एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम। कस्टम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कस्टम हम जब से लॉ में एंटर होते हैं तब से पढ़ते हैं। तो कस्टम ये सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानी जाती है। और ये कैसे डेवलप होती है? ये लॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होती है। और कस्टमरी रूल जो है वो स्टैब्लिश करती है। फिर व्हाट एक्वायर्ड द, और जो रूल है स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब कुछ दिन बाद इसको हम इतना लंबे समय से फॉलो करते हैं कि फोर्स ऑफ लॉ को एक्वायर कर लेती है। वही चीज कस्टम में दी हुई है। और वेस्ट लेक नाम के एक ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने कस्टम को डिफाइन किया था। इन्होंने कहा कि दैट लाइन ऑफ कंडक्ट विच द सोसाइटी हैज कंसेंटेड टू रिगार्ड एज ऑब्लिगेटरी। उनका ये दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। और इसेंशियल क्या होते हैं कस्टम के? जो 38 है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है, इसका आर्टिकल 38 कहता है कि देयर आर 2 रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम। फर्स्ट क्या होता है? देयर शुड बी अ सफिशिएंटली यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए इसमें। और सेकेंडली बताया कि ये जो है प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म हो, ऑब्लिगेटरी हो, एक लंबे टाइम से हम इसको फॉलो करते आ रहे हों, अगेंस्ट ना हो पब्लिक पॉलिसी के या किसी लॉ के, तो वो कस्टम अपने आप में कुछ दिन बाद चल के लॉ बन जाती है, उसे लॉ का फोर्स मिल जाता है। तो ये हो गया इंटरनेशनल कस्टम। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। ये भी एक दूसरे तरह का सोर्स है, एक दूसरे तरह के सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के। इसमें क्या कह रहा है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। कैसे स्टेट होने चाहिए? स्टेट सिविलाइज्ड होने चाहिए, मतलब दे आर कैपेबल टू इंटर इन द एग्रीमेंट, दे हैव डेफिनेट पॉपुलेशन, दे आर सोवरेन इन नेचर। तो इस तरीके के जो स्टेट्स होते हैं ओनली दे आर कंसीडर्ड कि वही ऐसे ट्रीटीज में, एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वही आगे चल के इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं, वही क्योंकि कस्टम और ट्रीटी के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर उसके बाद these principles are universally applicable, one second, universally applicable within developed legal system. Their inclusion as a source of their inclusion as a source of international law,
one second, is justified because principle accepted by various advanced legal system are deemed essential for maintaining the justice in system. तो वही है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में मैंने जैसे आपको बताया मोर और लेस पहले से आपका मिलता जुलता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो रूल ऑफ पैक्टा एंड सर्वेंडा मैंने पहले ही बताया था आपको पहली वीडियो में ही, अगर आपने देखा होगा, तो पैक्टा एंड सर्वेंडा का मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटी है मस्ट बी फॉलोड। जो भी स्टेट हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं ट्रीटी में, वो दे हैव टू फॉलो दिस रूल, कि वो उसको फॉलो करना है, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उससे गो थ्रू होके करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केप्ट द प्रिंसिपल दैट नो मैन मे बी जज इन ओन केस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो जाता है। वन सेकेंड। फिर दूसरा आता है द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी स्टेट डू नॉट बिकम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली। दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कोर्ट। जो आईसीजे है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। फिर नेक्स्ट आता है जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक वर्क। अब ये भी एक तरह का इंटरनेशनल लॉ का आपका सोर्स है। वो कैसे? जो 31 का डी है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59। जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड publicist of various nation as subsidiary mean of the determination of the rule of law। तो वो भी एक तरह का जो आर्टिकल 59 है आपका, वो उसमें क्या वो क्या चीज कंसिस्ट करती है कि जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड, ये भी एक तरह के सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के क्राइटेरिया में फॉल करता है। ये जो जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क है, ये सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोली जाती है। Their decision do not create binding general rule as per Article 59 of the ICJ statute, which states that decision bind only the parties involved in the specific case। अब इसका क्या कहना है कि जैसे कोई मैटर हुआ, कोई भी इशू आया, तो उसमें जो दो स्टेट थी वो उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है, वो ही इस ट्रीटीज या एग्रीमेंट के अंदर आ रही हैं, तो वो जो भी डिसीजन होगा सिर्फ वही दो स्टेट ही बाइंडिंग होंगी। ये एट लार्ज नहीं बाइंड होगा कि सारे स्टेट पे बाइंड हो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ पार्टीज पे ही, सिर्फ स्टेट पार्टीज पे ही ये जो डिसीजन आएगा वो बाइंड करेगा। फिर ऑल्दो द आईसीजे डज नॉट फॉलो द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट स्टेयर डिसाइसिव, इट हैज अडॉप्टेड इट्स सब्सटेंस। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ओनली वही दो ही कंट्रीज पे वो सारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो उन्हीं पे लागू होते हैं, ये वर्ड एट लार्ज पे लागू नहीं होंगे। ओके, अब हम आते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल 38 के अंदर जो जो क्राइटेरिया दी होती है, जैसे कि कन्वेंशन, कस्टम और जो हाईली क्वालिफाइड टीचिंग्स वगैरह आती हैं आर्टिकल 59 के थ्रू, जो जो भी हमने पढ़ा वो सब एक अलग कैटेगरी हो जाती है। एंड दिस कैटेगरी इज डिफरेंट, जो कि मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या था कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स codification has taken place through the instrumentality of international organization. General Assembly is one of the principal organ of the UN, has established international law commission. The decision and determination of organ are now recognized as an important source of international law। जैसे UN है, उन्होंने कोई डिसीजन दिया किसी इशू पे, किसी भी मैटर पे, तो वो जो डिसीजन आता है वो अपने आप में एक सोर्स हो जाता है, एक प्रेसिडेंट बन जाता है आगे आने वाले समय के लिए। तो वही एक इंटरनेशनल लॉ, एक मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं देखूं तो बहुत सारे केसेस समय समय पे जो यूएन है या फिर आईसीजे को ही ले लूं, तो वो अपने अपने केसेस को समय समय पर जो केसेस दे रहे हैं, जो जिस प्रकार का भी वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो वो अपने आप में एक सोर्स बन जाता है। तो अगर उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला है पर यूजुअल one second of the cases like South वेस्ट अफ्रीका वोटिंग प्रोसीजर केस। ये पहला है जो कि आईसीजे के थ्रू
इसको शॉर्ट आउट किया गया होगा। फिर एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस है। उसके बाद एडवाइजरी ओपिनियन ऑन नामीबिया एंड द वेस्टर्न सहारा केस इंडिकेट दैट लीगल इफेक्ट मे बी गिवन टू द कलेक्टिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जनरल असेंबली डिस्पाइट देयर नॉन बाइंडिंग करेक्टर। ठीक, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि यूएन जो अपना दे रहा है, जो भी जिस भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी कोई भी इशू आ रहा है, तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट की जाती हैं यूएन के थ्रू या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू। तो वो एक टाइम पे जाने के बाद एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हैं, एग्जाम्पल सेट करती हैं। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें आती हैं तो वो उससे कैसे इंस्पायर होके फॉलो किया जा सकता है। तो ये हो गया मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अभी तक हमने मॉडर्न सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को देखा, और इसके अलावा जो 38 का सब क्लॉज 1 था इंटरनेशनल लॉ, उससे रिलेटेड सोर्सेस, जो सोर्सेस दिए हैं उसको देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।